बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, सेकेंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, रोल ऑफ जिप्सम इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। जिप्सम का फार्मूला भी हमने लास्ट डिस्कस किया था, कैल्शियम सल्फेट डॉट टू वाटर जो है उसको हम नाम देते हैं ये जो ये फर्स्ट ए ऑप्शन है CaSO4.2 वाटर, इसको जिप्सम कहा जाता है। और इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी बनाया हुआ है। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इसका वैसे ये दो पार्ट्स बनते हैं कि एग्रीकल्चर के इसके यूजेस अलग है, इंडस्ट्रीज़ के अलग है। एग्रीकल्चर का अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है और इंडस्ट्रीज़ जो है वो अलग से लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। वैसे इतने इम्पोर्टेंट बहरहाल नहीं है। तो पहला पॉइंट आता है कि एग्रीकल्चर में जिप्सम की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। इट इज़ यूज्ड एज अ फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र आपको पता है ऐसा केमिकल होता है जो हम प्लांट्स वगैरह में, जो फील्ड्स होती हैं, खेत होते हैं, उनमें ऐड करते हैं ताकि प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी हो जाए। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हमारे पास जो अब अगर इसको थोड़ा सा आप शुरू से देखें ना, तो शुरू शुरू में जैसे आबादी कम थी, लोग थोड़े थे, तो एक जैसे एक कनाल का आपके पास प्लाट है, खेत है, तो उस एक कनाल में वो 10 प्लांट्स लग जाते थे, 10 पौधे लग जाते थे, तो उस वक्त के लोगों की खुराक के लिए वो काफ़ी थे। लेकिन अब इतनी ज़्यादा आबादी हो गई, फूड की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा हो गई कि अब वो उसी एक कनाल से जहाँ पे पहले 10 पौधे लगते थे, वहीं से हमने 500 या 1000 पौधे लगाने हैं। तो नीचे ज़मीन के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं, वो 10 या 20 या 100 पौधों के लिए तो काफ़ी है, लेकिन 1000 पौधों के लिए वो काफ़ी नहीं है। तो फिर इसलिए उनको बेहतर यानी ग्रोथ करवाने के लिए हम क्या करते हैं कि उसके अंदर अपनी तरफ से वो इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देते हैं जो प्लांट्स को अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं। उसको, उन केमिकल्स को जो हम ऐड कर रहे होते हैं, उसको हम नाम देते हैं फर्टिलाइजर्स का। इसमें कई फर्टिलाइजर्स की मुख्तलिफ टाइप्स भी होती हैं, कोई पानी में हल होते हैं, कोई नहीं होते, और हर एक का अपना मेथड होता है प्लांट्स को अंदर एब्जॉर्ब होने का भी। बहरहाल ये मेरे ख्याल से आपको ना चैप्टर नंबर है फर्टिलाइजर्स वाला ना 15, चैप्टर नंबर 15 जो है इंडस्ट्रीज वाला, उसके अंदर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री आपके सिलेबस में भी है। वहाँ पे ये डिटेल से बात फिर कर लेंगे कि फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं और कैसे करते हैं। तो बहरहाल जिप्सम जो है इसको फर्टिलाइजर के तौर पे यूज़ करते हैं। उसकी वजह ये है कि ये हमें, ये प्लांट्स को दो एलिमेंट्स प्रोवाइड करता है, एक कैल्शियम और एक सल्फर। इसका फार्मूला है ना CaSO4 तो डॉट टू वाटर। अब इसमें हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी है, लेकिन चूंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन हम ना भी दें तो वो पौधों को उधर से मिल जाती है। वाटर जब पौधे अब्जॉर्ब करते हैं तो वाटर के थ्रू उनको हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल जाती है, तो वो हमारे देने की मोहताज नहीं है। लेकिन मेन जो कैल्शियम और सल्फर है वो मेन है जो जिप्सम उनको प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा पॉइंट ये है कि जिप्सम इज यूजफुल इन द एरियाज वेयर प्रॉब्लम ऑफ लीचिंग इज प्रेजेंट। लीच आउट होने की अगर प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे ये ज़्यादा सूटेबल भी है, क्योंकि ये पानी में इतना ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होता। लीच आउट होने का मतलब ये है कि जैसे आप खेतों को पानी डालते हैं और फर्टिलाइज़र ऐसा है जो पानी में हल हो जाता है, और कहीं से पानी लीक आउट हुआ, पानी यानी बाहर उस खेत में से बाहर निकलना शुरू हुआ, तो अपने साथ सारा फर्टिलाइज़र भी ले गया और आपके जो पौधे, जो खेत है, वहाँ पे उनको कुछ नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं लीच आउट होना, बह के बाहर निकल जाना। तो इस प्रॉब्लम जो है ना, से बचने के लिए जो जिप्सम है वो भी यूज़फुल रहता है कि जिप्सम की पानी में इतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी नहीं है, तो ये पानी के साथ ज़ाया नहीं होएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट है जिप्सम इज एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ के में ये हेल्प करता है कैल्शियम, रूट सिस्टम में हेल्प करता है, और नॉर्मल लीव डेवलपमेंट उसमें भी हेल्प करता है। ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है कि कैल्शियम का प्लांट एग्रीकल्चर में क्या रोल है या प्लांट की ग्रोथ में क्या क्या रोल है। तो उसमें हम कहते हैं ये
प्लांट ग्रोथ में हिस्सा लेता है, रूट सिस्टम को बेहतर करता है, नॉर्मल लीव डेवलपमेंट में भी हिस्सा लेता है। उसके बाद है सल्फर। सल्फर आपका इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है प्रोटीन, प्रोटीन्स में ना। वैसे तो प्रोटीन के बेसिक एलिमेंट होते हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये बेसिक एलिमेंट है। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी होते हैं, जैसे सल्फर भी उसमें प्रोटीन में आ जाता है। और इसके अलावा और कई कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें सल्फर पाया जाता है। तो सल्फर भी प्लांट्स को ग्रोथ के लिए चाहिए होता है। और इसके इफेक्ट्स में देखें तो ये भी प्लांट ग्रोथ को भी करता है, क्लोरोफिल डेवलपमेंट में भी करता है, और रूट सिस्टम ऑफ मैनी प्लांट्स, रूट सिस्टम को भी ये डेवलप करता है। तीन काम है, प्लांट ग्रोथ तो करती हैं, नंबर दो क्लोरोफिल की डेवलपमेंट में, क्लोरोफिल आपको पता है ग्रीन पिगमेंट जो होता है प्लांट के पास होता है, और प्लांट जो है वो उसके ज़रिए अपनी खुराक बनाते हैं सूरज की रोशनी में। तो वो क्लोरोफिल की बनने, उसकी डेवलपमेंट में, उसकी प्रेपरेशन में सल्फर का रोल है। सल्फर उसका पार्ट नहीं है, मतलब क्लोरोफिल के मालिक्यूल जो है उसके अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें सल्फर हमें नज़र नहीं आता, ठीक है, लेकिन उसकी डेवलपमेंट में, उसकी प्रेपरेशन में इसका रोल ज़रूर है। इसके अलावा रूट सिस्टम को ये डेवलप करता है। लास्ट पॉइंट है, आल्दो सल्फर इज नॉट द पार्ट ऑफ क्लोरोफिल, अगरचे सल्फर क्लोरोफिल का हिस्सा नहीं है, येट डेफिशिएंसी ऑफ सल्फर रिजल्ट्स इनटू पेल ग्रीन कलर, लेकिन अगर किसी प्लांट में सल्फर की डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से फिर क्लोरोफिल की डेवलपमेंट इतनी अच्छी नहीं हो पाती, और उनके जो पत्ते वगैरह हैं, जो कलर प्लांट का जो है वो पेल ग्रीन हो जाता है, डार्क ग्रीन, जैसे असल कलर प्लांट का होता है वैसे नहीं होता, बल्कि हल्का ग्रीन हो गया, और बहुत ज़्यादा कमी हुई तो येलो कलर की तरफ चले जाते, येलो कलर हो जाते। उसके बाद है जी, ये आपका अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, एग्रीकल्चर में यूजेस लिखने, तो अमूमन कहते हैं 3-4 यूजेस लिखने। एप्लीकेशंस ऑफ जिप्सम इन इंडस्ट्रीज, उसमें फर्स्ट है जी प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें लास्ट में भी हमने बात की थी कि जब हमारे पास कैल्शियम सल्फेट O2 वाटर हो, इसके दो मालिक्यूल हो, दो होंगे तो फिर CaSO4 तो दो हो गए, और H2O फिर चार हो गए ना, दो ये हैं और दो यहाँ मल्टीप्लाई होके चार हो गए। तो कैल्शियम सल्फेट .4 वाटर जो है, यानी 2CaSO4 वाटर हो गया, जब उसको 100 डिग्री सी पे हीट करते हैं तो उसमें से 3 वाटर के मालिक्यूल निकल जाते हैं, चार में से पीछे एक रह जाता है, तो 2CaSO4 हो गए, .1 वाटर हो गए, इसको हम नाम देते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के काफ़ी सारे यूजेस हैं इसको। एक तो इसके फीचर ये है कि जब ये सॉलिड जो होता है, इसको अगर पानी में आप मिक्स करें ना, तो ये पानी में मिक्स होने के बाद थोड़ा इसका वॉल्यूम फैल जाता है, और ये MCQ भी आपका बनता है। और ये दूसरी लाइन में लिखे ना, प्रोसेस कंप्लीट विद इन 10 to 15, 10 से 15 मिनट में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है उसके हार्ड होने का ना। पहले आप उसका पेस्ट बनाते हैं, फिर आप कहीं उसको रख दें, तो मतलब कोई शक्ल बना के, कोई मुजस्मा बना के, या जैसे वो हड्डियाँ टूट जाए ना तो उसके ऊपर प्लास्टर करते होते हैं, तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। वो उसको पहले पट्टी के ऊपर ना, पट्टी के अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस भरा हुआ होता है, पहले उसको गीला करते हैं, गीला करके वो नरम हो जाता है, उसको हड्डी को सीधा करके उसके ऊपर लपेट के रख देते, थोड़ी देर बाद 10 से 15 मिनट में वो बड़ा हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है। कहते हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एक्सपेंशन अबाउट 1% इन वॉल्यूम आल्सो अकर, 1% वॉल्यूम भी उसका बढ़ जाता है। तो MCQ के वाले से आपने टाइम और वॉल्यूम का 1% ये याद रखना है। MCQ वैसे ऐसे भी बनाया जा सकता है, आया तो नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ बनाया जा सकता है कि जैसे आपको कहे जी मेरे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका वॉल्यूम 100 cm³ है, तो बताएं जी कि जब उसको पानी में भिगोएंगे तो उसका कितना वॉल्यूम हो जाएगा, तो 1% इंक्रीज हो गया तो आप कहेंगे 101 cm³ हो जाएगा। तो इस हवाले से ये MCQ हो सकता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस में मेन यूज यही है कि पानी के साथ इसको जब मिक्स करते हैं पेस्ट बन जाता है, वो पेस्ट को अगर आप थोड़ी देर रख दें उस स्टैचू को शक्ल बना के, तो 10 से 15 मिनट में वो वेरी हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी कन्वर्जन की वजह से इसको काफ़ी जगह यूज़ करते हैं, जैसे बैंडेजेस फॉर होल्डिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, टूटी हड्डियों के ऊपर वो प्लास्टर कर देते होते हैं बैंडेज के तौर पे। इस तरह प्लास्टर वाल्स, प्लास्टर की वाल्स जो होती हैं वो बनाई जाती हैं। ये कभी आपने देखा होगा जब ये वाइट वाश करना हो ना, तो उससे पहले वाइट वाइट सा ले सीमेंट पकड़ा होता है, लोग उन्होंने जो खाली जगह होती हैं या दीवार में ऊपर नीचे होती हैं उनको पहले फिल करते हैं, फिर ऊपर उसके वो कर देते हैं
वाइट वाश। तो फिलिंग जो होती है वो भी इसी प्लास्टर से, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस से हो रही होती है। कास्ट ऑफ स्टैचुरी, स्टैचू वगैरह जो बनाने होते हैं उनके बनाने के लिए जो मटेरियल होता है वो भी ये इसको यूज़ करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज़ करते हैं। उसके बाद है कॉइन्स, सिक्के वगैरह मुख्तलिफ बनाने के लिए, शेप्स वगैरह देने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है आपका, उसमें शायद एक्सरसाइज में भी और पेपर में भी आया हुआ है। ये ऊपर है, शॉर्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे अभी। उसके बाद है जी डेड बर्न प्लास्टर। यही जो अभी आपने कहा कि जब वो प्लास्टर ऑफ पेरिस को यहाँ आपने 100 डिग्री सी पे हीट किया है ना, तो 3 वाटर के मालिक्यूल निकल गए, एक पीछे बच गया, और इसको हमने नाम दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर इसको और ज्यादा हीट करूँ तो ये एक वाटर का मालिक्यूल भी निकल जाएगा, पीछे सिर्फ CaSO4 रह जाएगा। तो ये जो CaSO4 सिर्फ जब रह जाए, यानी एनहाइड्रस, बिल्कुल पानी सब उसमें से निकल गया, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट जो होता है उसको नाम देते हैं डेड बर्न प्लास्टर का। उसकी वजह ये है कि ये पानी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि उसमें वाटर तो वो एब्जॉर्ब करने की उसकी पावर है ना, आपने हीट करके उससे खींच लिया है, लेकिन जैसे आप उसको ठंडा करेंगे या मॉइस्चर के साथ इन कॉन्टेक्ट आएगा तो आहिस्ता आहिस्ता वो पानी को खींचता रहेगा। इसको बोलते हैं डेड बर्न प्लास्टर। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। टाइप्स ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस की मुख्तलिफ यूज जहाँ पे हो जाए ना या इस्तेमाल होते हैं। एक तो सीमेंट प्लास्टर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही लेते हैं, उसके साथ ना गिलू या कोई दूसरा ऑयल वगैरह मिक्स कर देते हैं, मिक्स करके और फिर उसको यूज़ करते हैं सीमेंट के तौर पे। उसका फ़ायदा ये होता है कि ये प्रोलॉन्ग द टाइम ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट की सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है। सेटिंग टाइम हम ये बोलते हैं कि जैसे आपने देखा हो ये घर, जब ये लोग इस प्लस्तर इस करते हैं, घर बनाते हैं, तो वो जो सीमेंट वगैरह होता है ना, उसकी जब कोई चीज़ बनाते हैं तो फिर उसके बाद को तकरीबन 5 दिन 7 दिन 1 हफ्ते तक रोज़ उसको पानी देते रहते हैं, गीला करते रहते हैं। उसकी वजह यही होती है कि वो जैसे जैसे ड्राई होता जाता है ना, उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होने होते हैं। जितनी ज़्यादा देर तक वो गीला रहेगा उतनी वो रिएक्शन, उन वो जो रिएक्शंस है उनको होने का टाइम मिल जाएगा। वो स्लोली स्लोली होंगे तो बड़ी अच्छी तरह होंगे, और सीमेंट के मालिक्यूल्स के दरमियान जो बाइंडिंग वगैरह बननी है, उनके आपस में जो फोर्सेस क्रिएट होनी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिएट होंगी, अच्छी होंगी, और वो जो आपकी दीवार या जो भी चीज़ आप सीमेंट से बना रहे हैं वो मजबूत बनेगी। इसलिए उसको बार बार पानी लगाया जाता है ताकि उसका सेटिंग टाइम बढ़ जाए, देर से जाके वो हार्ड हो। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस ऐड करने का मकसद भी यही है कि सीमेंट जो है उसका वो सेटिंग टाइम बढ़ जाएगा, तो फिर वो रिएक्शन जो है वो ज़रा देर से होंगे। ये हम इंग्रेडिएंट के तौर पे यूज़ करते हैं, यानी जिप्सम को यूज़ किया जाता है उसमें सीमेंट इंडस्ट्री में, उसका सेटिंग टाइम के बढ़ाने के हवाले से। दूसरा है जी हार्ड फिनिश प्लास्टर। हार्ड फिनिश प्लास्टर ये कहते हैं कि ये बनता कैसे, दीज आर मेड बाय द कैल्सिनेशन ऑफ एनहाइड्रस सल्फेट विद अलम आर बोरक्स। यानी एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट आपने लेना है पानी के बगैर, जो CaSO4, सिर्फ CaSO4, साथ वाटर नहीं है। तो CaSO4 जो है उसको लेके उसको अलम या बोरक्स, बोरक्स हम पढ़ेंगे, हमारा अगले चैप्टर में बोरक्स आ जाता है, और अलम भी शायद आएगा उसी में। तो ये साल्ट्स होते हैं, बोरक्स में बोरोन का साल्ट है, और अलम जो है वो एल्यूमिनियम के साल्ट होते हैं, मुख्तलिफ दूसरी मेटल्स के साथ होते हैं। तो बोरक्स या अलम जो लेके, साल्ट्स लेके उनके साथ इसको कैल्शियम सल्फेट को मिक्स करते हैं। और कैल्सिनेशन का मतलब होता है टू हीट एट वेरी हाई टेम्परेचर, कि किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट करना है, इसको हम नाम देते हैं कैल्सिनेशन का। तो दीज प्लास्टर्स आर सेट वेरी स्लोली बट गिव अ हार्ड फिनिश। ये जब आप इसको मिक्स करके बना लेते हैं और उसको आप सीमेंट के तौर पे या प्लास्टर के तौर पे यूज़ करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा स्लोली हार्ड होगा, लेकिन जब हार्ड होगा तो उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी होगी। फिनिशिंग से मुराद ये कि फिनिशिंग शाइनिंग हो। वैसे तो आपने देखा कि सीमेंट वगैरह जब लगाते तो बड़ा रफ सी सरफेस ही होती है, उसके अंदर छोटे छोटे सुराख भी नज़र आ रहे होते हैं, कोई शाइनिंग नहीं होती। लेकिन जो ये हार्ड फिनिश प्लास्टर है, ये जब आप यूज़ करते हैं तो उसके होने के बाद फिर वो बड़ी शाइनिंग उसकी होती है, उसकी सरफेस की ना। और शाइनिंग की वजह ये बोरक्स और अलम होते हैं, ये बड़े ग्लासी से साल्ट होते हैं ना, ये ट्रांसपेरेंट से साल्ट होते हैं, बड़े चमकदार से होते हैं। तो इनके ऐड करने की वजह से फिर वो जो सीमेंट बन जाता है वो भी शाइनिंग सा, चमकदार सा बन जाता है, तो उसकी फिनिशिंग यानी बहुत अच्छी हो जाती है। उसके अलावा इसको वुड पल्प के साथ भी मिक्स करते हैं, और बिल्डिंग्स वगैरह की कंस्ट्रक्शन में भी इसको
यूज किया जाता है। वुड पल्प से मुराद ये कि वो लकड़ी का गोदा लेते हैं ना, जिससे आगे फिर पेपर वगैरह बनाते होते हैं। पेपर इंडस्ट्री यूज करती है वुड को यूज करती है और उसका पल्प वगैरह लेके उसको यूज करती है। तो वो वुड पल्प जो होते हैं उसको वो आगे फर्दर प्रोसेस के लिए यूज करते हैं। उसके बाद है जी पेपर इंडस्ट्री। जिप्सम इज यूज इन फिलर एज फिलर्स इन पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री में जिप्सम को यूज करते हैं कि वो पेपर्स के अंदर कोई अगर गैप्स वगैरह रह गए तो उसको फिल कर दिया जाए, फिलिंग फिलिंग हो जाए उसकी। लास्ट में है जी सीमेंट इंडस्ट्री। इसका शॉर्ट तो नहीं इतना इम्पोर्टेंट यहाँ पे इस चैप्टर में, लेकिन एमसीक्यू इसका ज़रूर आया हुआ है पास पेपर में। तो सीमेंट इंडस्ट्री में हम करते क्या है कि हमारे पास ना दो होते हैं इंग्रेडिएंट ना सीमेंट के मेन, एक क्ले है मट्टी जिसे कहते हैं, और एक लाइमस्टोन है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है। तो लाइमस्टोन को लेके और क्ले को लेके दोनों को मिक्स किया जाता है, वेरी हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है। हीट वगैरह करने के बाद हमारे पास वो एक फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है उसको ठंडा किया जाता है और उसके बाद उसको पीस के छोटे छोटे पाउडर शक्ल में ले आते हैं। ये आपका सीमेंट है। अब पाउडर में जब उसको ला रहे होते हैं ना, ठंडा करके पाउडर में ला रहे होते हैं, उसी वक्त उसके अंदर 2% जिप्सम जो ऐड करते हैं। ये एमसीक्यू के तौर पे भी याद रखना, आया भी हुआ पास पेपर कि 2% जिप्सम उसमें ऐड की जाती है सीमेंट के अंदर। उसका फायदा क्या होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि जिप्सम ऐड करने का फायदा क्या है। कि ये प्रिवेंट द हार्डनिंग ऑफ सीमेंट टू रैपिडली, उसको जल्दी हार्ड होने से रोकता है, सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है, और इस सेटिंग टाइम बढ़ेगा तो फिर सीमेंट की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा हो जाएगी। स्ट्रेंथ ज़्यादा होने का मतलब वो ये अभी जो मैंने बताया था कि अंदर जो प्रोसेस हो रहे होते हैं ना, वो जब सेटिंग टाइम बढ़ जाएगा तो वो ज़रा स्लोली होंगे, देर से होंगे, अच्छी तरह मुकम्मल हो सकेंगे, जिसकी वजह से उनका जो है वो स्ट्रेंथ जो सीमेंट की है वो ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद आपका है सेकंड में इसके शॉर्ट क्वेश्चन देख लेंगे पहले और एमसीक्यूज। एक्सरसाइज का एमसीक्यू तो कोई नहीं है, बारिश में पास पेपर के एमसीक्यू ज़रूर हैं जी। ये शॉर्ट क्वेश्चन एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडस्ट्रीज में इसके यूजेस इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में ना। डेड बंड प्लास्टर आया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन में। प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसके यूजेस या हाउ जिप्सम इज कन्वर्टेड टू प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज का सवाल है, शॉर्ट क्वेश्चन आपका। और उसके बाद सीमेंट प्लास्टर क्या है, ये हार्ड फिनिश प्लास्टर क्या है, ये बोर्ड के पेपर में आए हुए। 2% जिप्सम सीमेंट में क्यों ऐड करते हैं, क्लिंकर क्या है, पोर्टलैंड सीमेंट क्या है, जिप्सम क्यों ऐड करते हैं, या व्हाट इज़ द रोल ऑफ जिप्सम इन सीमेंट इंडस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज का सवाल है। और ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन आपका आंसर बन जाता है। उसके बाद है जी लास्ट टॉपिक आपका है रोल ऑफ लाइम इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। लाइम हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को ना। ये फर्स्ट है प्रेपरेशन ऑफ लाइम। लाइम बनता कैसे, आपके पास लाइम स्टोन है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट करें, हाई टेम्परेचर पे जब हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में बदल जाता है। इसको ये जो CaO बना है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं लाइम भी बोलते हैं, इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं, अनस्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। तीन नाम दिए जाते हैं इसको, अनस्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। पहला इसके यूजेस है जी एप्लीकेशन ऑफ लाइम इन एग्रीकल्चर। अब ये चूंकि मेटल का ऑक्साइड है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम मेटल है, मेटल के ऑक्साइड आपने पढ़े थे, ये बेसिक इन नेचर होते हैं। मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। तो बेसिक का मतलब ये है कि जब आप इसको एसिडिक कंपोनेंट, जहाँ पे एसिडिक मीडिया होगा वहाँ पे ऐड करेंगे तो ये उनके साथ रिएक्शन करके एसिडिक मीडियम को, एसिडिक कंपोनेंट्स को कम कर देगा। तो इसी वजह से इट इज़ यूज फॉर न्यूट्रलाइजिंग एसिडिक सॉइल्स इन लार्ज क्वांटिटीज, कि इसकी ज़्यादातर जो अमाउंट है वो यूज़ होती है एसिडिक सॉइल जो होती हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के चक्कर, क्योंकि प्लांट जो होते हैं, मुख्तलिफ प्लांट्स की ग्रोथ मुख्तलिफ pH पे होती है, हर एक की अपनी अपनी माहौल के हिसाब से एडजस्टमेंट होती है। तो इसलिए जो प्लांट्स होते हैं आपके
वो कुछ न्यूट्रल पीएच में बेहतर ग्रो करते हैं, कुछ एसिडिक पीएच में, कुछ बेसिक पीएच में, तो उस हिसाब से हम फिर उनकी पीएच को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं एसिडिक सॉइल को अगर आपने न्यूट्रलाइज करना हो, कम करना हो या बेसिक बनाना हो, तो उसके लिए हम इसको यूज किया जा सकता है। एप्लीकेशन ऑफ लाइम टू एसिडिक सॉइल इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ रेडली सॉल्युबल फास्फोरस। दूसरा फायदा ये होता है कि फास्फोरस प्लांट्स को बड़ी चाहिए होता है, ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है उनकी ग्रोथ के लिए। ये मेन एक एलिमेंट है जो प्लांट को ग्रोथ के लिए चाहिए। तो एसिडिक सॉइल में जब आप लाइम को ऐड करते हैं तो उसकी वजह से फिर फास्फोरस जो है ना, उसकी अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाती है, रेडिकल सॉल्युबल फास्फोरस की, तो प्लांट के लिए फिर उसको एब्जॉर्ब करना और हासिल करना आसान हो जाता है। इट इज़ यूज इन मेकिंग लाइम सल्फर स्प्रेज। लाइम और सल्फर को मिक्स करके जो स्प्रे बनते हैं उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। और वो स्ट्रॉन्ग फंजीसाइडल एक्शन होता है। फंजाई आप बैक्टीरिया होते हैं ना, बैक्टीरिया होता है, फंजाई होती। तो फंजीसाइडल मतलब फंजाई को किल करने के लिए, जो प्लांट वगैरह को ग्रोथ के लिए सही नहीं होते, तो उनको किल करने के लिए इसको लाइम और सल्फर के स्प्रे को यूज़ किया जाता है। ये एमसीक्यू में भी याद रखना है कि लाइम स्प्रे किस मकसद के लिए यूज़ होता है। उसके बाद है कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ, के वो रूट्स इस प्लांट ग्रोथ में भी हिस्सा ले रहा है, किस तरह के रूट सिस्टम को डेवलप कर रहा है, नॉर्मल लीव डेवलपमेंट में हिस्सा ले रहा है। उसके अलावा कैल्शियम अकुमुलेट्स इन लीव्स एज वेल एज इन द बार्क। कैल्शियम जो प्लांट्स के अंदर इकट्ठा होता है ना, उसके पत्तों में इकट्ठा हो जाता है, और बार्क जो होती है उसकी नीचे उसमें इकट्ठा हो जाता है। An adequate supply of calcium is essential for optimum activity of microorganisms that produce nitrates। कि कैल्शियम की अगर मुनासिब सप्लाई हमें प्लांट को दे दें तो इसका फ़ायदा ये होता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया वगैरह, जिनका काम ये होता है कि वो नाइट्रेट्स प्रोड्यूस करते हैं, और नाइट्रेट्स नाइट्रोजन देते हैं जो प्लांट्स को चाहिए। तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी को भी बेहतर बना देती है जब आप कैल्शियम की अमाउंट को मुनासिब रखते हैं। तो अगर इसकी कमी हो जाए, कैल्शियम की कमी हो जाए प्लांट्स के अंदर, तो फिर मुख्तलिफ तरह के सब्सटेंसेस प्लांट्स में इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं जो डेंजरस भी हो सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम मेटल है या मैगनीज है। इनके कंपाउंड्स वगैरह प्लांट में इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं जो कि प्लांट के लिए फिर डेंजरस हो जाता है। स्लेकिंग ऑफ लाइम वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट क्वेश्चन अलग से बनता है, और ये शायद एक्सरसाइज का सवाल भी है कि जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में ऐड करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, प्लस हीट निकलती। हीट निकलने का मतलब ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ये एमसीक्यू में याद रखना है। और कैल्शियम ऑक्साइड, जब कैल्शियम ऑक्साइड को हमने नाम दिया था लाइम का, या क्विक लाइम, या तीसरा अनस्लेक्ड लाइम। अनस्लेक्ड लाइम जब पानी के साथ मिक्स हुआ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम। इसलिए इस प्रोसेस को नाम देते हैं स्लेकिंग ऑफ लाइम, कि इस लाइम कैल्शियम ऑक्साइड लाइम जो था इसकी हमने स्लेकिंग की है पानी के साथ मिक्स करके। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम नाम देते हैं लाइम वाटर भी कहते हैं, इसको स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ लाइम इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल। मेटल को एक्सट्रैक्ट होता है निकालना, मतलब मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड किसी कंपाउंड में से किसी मेटल को निकालना है तो उसके लिए इसको लाइम को यूज़ कर लेते हैं। दूसरा है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। मेटल्स को रिफाइनिंग करनी, साफ सुथराई करनी, उसकी इम्प्योरिटीज वगैरह को अलग करना है, उस मकसद के लिए इसको यूज़ कर लेते हैं। पेपर इंडस्ट्री में, लेदर इंडस्ट्री में और सीमेंट इंडस्ट्री में ये यूज़ होता है। इट इज़ यूज इन सिरेमिक इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री तो आपकी मैंने बताया आपके सिलेबस में भी है चैप्टर नंबर 15 में, तो वहाँ पे ये डिटेल से आ जाएगा लाइम का वहाँ पे कैसे यूज़ है। पेपर इंडस्ट्री भी आपके सिलेबस में, लेदर इंडस्ट्री बहरहाल नहीं था। उसके बाद है यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्रीज फॉर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट सैनिटरी मटेरियल। सॉरी, सिरामिक इंडस्ट्री। सिरामिक इंडस्ट्री में ये यूज़ होती है सैनिटरी मटेरियल। सैनिटरी मटेरियल का मुराद ये है कि ये जो बेसन वगैरह आपका जिस मटेरियल से बना होता है ना, ये चीनी के बर्तन हम बोलते होते हैं, प्लेटें वगैरह होती हैं चीनी की, तो वो मटेरियल जो है ना उसको बोलते हैं सैनिटरी मटेरियल ना, और वो सिरेमिक इंडस्ट्रीज बनाती हैं, सिरेमिक मटेरियल से बना होता है। तो उसके अंदर भी ये आपका लाइम जो है वो यूज़ होता है। उसके अंदर कंपाउंड्स होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं, जनरल नाम देते हैं जियोलाइट्स का, और उसके साथ एलुमिनेट्स वो भी यूज़ होते हैं। तो वो जियोलाइट्स होते हैं ना, वो मिक्स होते हैं, उसमें सिलिका भी आ रहा होता है, लाइम भी आ रहा होता है, इसी तरह उनकी मिक्सिंग से बनाया होता है।
इट इज़ यूज्ड इन रिफाइनिंग ऑफ शुगर एंड अदर फूड इंडस्ट्रीज। ये शुगर की सफाई सुथराई रिफाइनिंग के लिए इस्तेमाल होता है, या दूसरे फूड प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी रिफाइनिंग में इस्तेमाल होता है। ग्लास इंडस्ट्री की आपकी एक्सरसाइज में भी सवाल है कि लाइम का ग्लास इंडस्ट्री में क्या ताल्लुक है, कि लाइम कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप सिलिका के साथ हीट करते हैं ना हाई टेम्परेचर पे, तो कैल्शियम सिलिकेट बनता है। ठीक है, वो जो कैल्शियम सिलिकेट बन रहा है वो यूज होता है एज ए बेसिक मेन इंग्रेडिएंट ग्लास का, यही होता है कैल्शियम सिलिकेट जिससे हम ग्लास बनाते हैं। बाकी इसके आगे ग्लास में मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज लाने के लिए, कलर लाने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ को कम ज़्यादा करने के लिए मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स वगैरह और चीज़ें भी डाली जाती है, लेकिन बेसिक जो होता है वो ये कैल्शियम सिलिकेट ही होता है जिससे बनाया जाता है। उसके बाद लाइम मोटर है, ये भी एक्सरसाइज में आपका सवाल दिया, इंपॉर्टेंट सवाल है कि आम जो मोटर यूज़ करते हैं या लाइम मोटर भी उसको बोलते हैं, बनता कैसे है कि जो सिलेक्ट लाइम आपके पास है, एक वॉल्यूम लेते हैं और सैंड 3 वॉल्यूम लेते हैं, एक वॉल्यूम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और 3 वॉल्यूम सिलिका के हैं, इनको मिक्स करते हैं पानी के अंदर और एक पेस्ट बना लेते हैं। ये जो पेस्ट बना, इस पेस्ट को नाम देते हैं लाइम मोटर का। ठीक है, और ये उसी तरह सीमेंट की तरह काम करती है कि अगर मुख्तलिफ पत्थरों वगैरह स्टोन्स वगैरह को हम जोड़ना हो तो दरमियान में इसको रख दें तो ये थोड़ी देर बाद हार्ड होके उन पत्थरों को भी आपस में जोड़ देती है। इसमें होने वाले रिएक्शन जो है मुख्तलिफ वो ये हैं जी, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनता है। वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सिलिका के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम सिलिकेट और वाटर बनता है। तो जो आपके पास प्रोडक्ट यानी मौजूद है उसमें कैल्शियम सिलिकेट मौजूद होगा, कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद होगा, पानी होगा। ये 3 क्वांटिटीज में हो क्या, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो इस्तेमाल हो गया ना कैल्शियम कार्बोनेट बनाने में या कैल्शियम सिलिकेट बनाने में। तो ये 3 कंपाउंड कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, ये 3 कंपाउंड होते हैं आपके लाइम मोटर में जिसको हम सीमेंट वगैरह के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद है ब्लीचिंग पाउडर। इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है कि जो आपके पास लाइम है इसको पानी से रिएक्शन करते हैं तो लाइम वाटर बनता है, और लाइम वाटर को फिर क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन किया जाता है, मिक्स किया जाता है, तो हमारे पास ये ब्लीचिंग पाउडर, इसको CaOCl भी लिखते हैं और इकट्ठा CaOCl2 भी लिख लेते हैं और प्लस वाटर बनता है। तो ये आपका ब्लीचिंग पाउडर है जो मुख्तलिफ फिर ब्लीचिंग पाउडर का आपको पता ही है, ब्लीच कलर वगैरह को ब्लीच करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। वो कपड़ों में ब्लीचिंग के लिए भी हो सकता है, या पेपर इंडस्ट्री यूज़ करती है पेपर के कलर को ख़त्म करने के लिए, पेपर पल्प के कलर को, जो वाइट पेपर बनाना होता है ना उसमें। उसके बाद है मिल्क ऑफ लाइम। ये हमने पीछे पढ़ा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी में स्लाइटली सॉल्युबल होता है। कैल्शियम जो आपका लाइम है कैल्शियम ऑक्साइड है, ये पानी से मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी में स्लाइटली सॉल्युबल है, जब उसको हम पानी में सस्पेंशन करके एक मिक्सर से बना लेते हैं उसको हम नाम देते हैं मिल्क ऑफ लाइम का, और ये यूज होता है वाइट वॉश के तौर पे बिल्डिंग वगैरह में। उसके बाद है एसिटाइलिन फार्मेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका बनता है जी कि जो लाइम है ना कैल्शियम ऑक्साइड, उसको कार्बन से वेरी हाई टेम्परेचर 2800 डिग्री सी टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो कैल्शियम कार्बाइड बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। ये जो कैल्शियम कार्बाइड बना हुआ है इसको फिर पानी से रिएक्शन करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और ये एसिटाइलिन C2H2 एसिटिलीन का मालिक्यूल बन जाता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में हो सकता है सवाल। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का शॉर्ट क्वेश्चन है, शायद एक्सरसाइज में भी है कि वो एजेंट जो पानी को एब्जॉर्ब करता है उसको हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं। ये शायद आपको लास्ट में याद है, हमने बात की थी, कोई भी चीज़ जो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। फिर आगे उसकी 2 टाइप्स होती है ना, या वो हाइग्रोस्कोप होता है या वो डीलिक्विसेंट होता है। हाइग्रोस्कोपिक वो होते हैं जो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं लेकिन खुद उसमें हल नहीं होते, और डीलिक्विसेंट सॉलिड वो होते हैं जो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं लेकिन खुद भी उसके साथ हल होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन सॉलिड की सरफेस जो है वो चिपचिपी सी हो जाती है। तो लाइम को बहरहाल डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं? इन द प्रेपरेशन ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल एंड ड्राइंग ऑफ अमोनिया गैस। एब्सोल्यूट अल्कोहल की प्रेपरेशन में और अमोनिया गैस को ड्राई करने में इसको यूज़ करते हैं। और एक मिक्सर इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सर जो है ये भी यूज़ होता है जिसको सोडा लाइम बोलते हैं।
टू रिमूव वाटर एंड CO2 फ्राम सर्टन गैसेज, मुख्तलिफ गैसेज है, पानी भी है क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइग्रोस्कोपिक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, जब ये दोनों होंगे ना कंसनट्रेटेड फॉर्म में तो ये वाटर एब्जॉर्ब करेंगे। और चूंकि दोनों बेसिस हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है एसिड होता है तो एसिड के साथ भी रिएक्शन शो कर लेंगे, तो इसका मतलब ये CO2 गैस को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वाटर को तो करते ही करते हैं, CO2 गैस को भी कर सकते हैं अपनी बेसिक नेचर की वजह से। तो इसमें इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस आपके हैं, MCQs तो कोई नहीं एक्सरसाइज वाला, और शॉर्ट क्वेश्चन ये वाई लाइम इज एडेड टू एसिडिक सॉइल, क्यों ऐड करते हैं ये सवाल आ गया आपका। उसके बाद है हाउ लाइम एंड सैंड आर यूज टू मेक ग्लास, ये भी एक्सरसाइज का सवाल है। उसके बाद आपका है जी फंक्शंस ऑफ कैल्शियम इन प्लांट ग्रोथ एंड आल्सो द डेफिशिएंसी इफेक्ट्स, ये इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा है, ये बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। स्लेकिंग ऑफ लाइम का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में कई दफ़ा आया हुआ है। मिल्क ऑफ लाइम क्या है, एस्टिलीन, ये वैसे शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हुए हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या है और लाइम इसमें यूज़ होता है, ये बोर्ड के पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट सवाल है। लाइम वाटर क्या है, इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज में भी है और बोर्ड के पेपर में भी ये सवाल कई दफ़ा आया हुआ है। तो ये ओवरऑल आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं जो आपने अच्छी तरह इसको तैयार कर लेंगे। चलिए यहाँ पे आपका ये मुकम्मल होता है चैप्टर भी आपको